हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे MCO01 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। ये MCOM सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो इसमें हम लोग आज जो ये वीडियो है इसमें हमारे पास है हमारे स्पेशल क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो हर एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फीचर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो हमने इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखे हैं। इसका PDF भी आपको अवेलेबल होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे जो भी हम आगे अपलोड करने वाले हैं, बस वही आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी होंगे। तो इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ गोल और सेट ऑफ गोल्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके या ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी बहुत सारे लोग मिल करके काम करते हैं एक अचीवमेंट को पाने के लिए, गोल को पाने के लिए। ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ वो लोग करते हैं उस काम को करने के लिए वो कुछ इस प्रकार की हैं। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि हर काम को अपने पास आपस में बांट लेना। अब मैं हर एक लाइन को पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका इनका मतलब समझ में आना चाहिए। टू ऑथराइज अ पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है उसे उसकी स्किल्स के मुताबिक उसका काम सौंपना और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथराइजेशन यानी कि फ़ैसले लेने का हक भी उसको दे देना। इसी को कहते हैं टू ऑथराइज अ पर्सन, उसे ताकि वो अच्छे से काम को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट है प्रॉपर डिसिप्लिन, यानी हर काम एक डिसिप्लिन वे में होना चाहिए, एक मैनर में होना चाहिए। एक जो SOP बनाया जाता है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस, उस तरीके से उस पर वर्किंग होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से वर्किंग नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। जो कमांड है वो एक चैन के थ्रू चलनी चाहिए कमांड, क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं तो जो कमांड्स हैं वो भी मैनेजमेंट से चेन के थ्रू ही आनी चाहिए। कोई भी किसी को ऐसे ही कमांड नहीं दे सकता है। एंड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द वर्क, यानी कि जो वर्क है, जो काम है, उसे हमें अच्छे से मेंटेन रखना है और काम को और भी ज़्यादा एफिशिएंसी से करना है। काम बहुत अच्छे तरीके से कम सोर्स के साथ होना चाहिए। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन और इसके फीचर्स। आगे नेक्स्ट है हमारा, और नेक्स्ट एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक चीज़ और नहीं पढ़ी। ऑर्गेनाइजेशन का जो ये डेफिनेशन है, इसमें जो डेफिनेशन लिखी गई है वो वर्ड टू वर्ड आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेंगे तो इसमें आपके मार्क्स कटते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है जो कि आपको लुइस एलन ने दी थी, उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क, असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ relationship between people working in an organization to achieve organizational goals efficiently। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी के लिए बनाया जाता है ताकि बहुत सारे लोग मिल करके काम कर सकें। वो लोग आपस में अच्छे से काम बांटते हैं और उसे फुल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं ताकि काम बहुत अच्छे तरीके से हो सके और वो लोग जो अचीवमेंट चाहते हैं, जो गोल चाहते हैं, वो लोग उस गोल को पा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही था और यही उसके फीचर्स थे। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेडली हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। डिस्क्राइब द वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट का एक वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर, इसे एक्सप्लेन करना है। तो आपका जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, एकदम वर्ड टू वर्ड जो डेफिनेशंस आपको इसमें दी गई है इस PDF में, अगर आप वही वर्ड टू वर्ड लिखते हैं तो फुल मार्क्स गारंटीड हैं। इसके अंदर कोई भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं करना है। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, directing and controlling the work of an organization member by using all available resources। यानी मैनेजमेंट उसे कहते हैं जब हम एक काम का प्रोसेस बनाते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं और उस काम को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, एंड उसे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी की मदद से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट गो टुगेदर। यस, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट है, डेफिनेशन सामने लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझा दूँ। इसमें कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजमेंट के साथ ही चलेगा, क्योंकि अगर
और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। और अगर उनके हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन ना चले तो वो अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट तरीके का जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के हमारे लेवल्स, कि हमारे कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं और हमारे लेवल मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स द चेन, लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स द चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड द स्टेटस इंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। यानी कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स में बांटा गया है, ठीक है। और उसको इसलिए बांटा गया है क्योंकि हर लेवल पे मैनेजमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अलग अथॉरिटीज़ हैं, और ताकि सारे काम अच्छे से हो सकें। तो जो हमारे लेवल्स हैं वो 3 टाइप के हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जिसमें हमारे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब इंक्लूड होते हैं। उन लोगों का काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना वगैरह वगैरह। बट बेसिकली जो उनका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने है, दे रखी है यहाँ पर, बट मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें जितने डायरेक्टर्स, वो सीईओ, जो बड़े लोग हैं, उनका यही काम है कि वो लोग प्लानिंग करें आगे के लिए कि कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और जो नए नए प्लान्स बनाएं उनके लिए नई नई अथॉरिटीज़ बनाएं। तो उनके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन टॉप लेवल मैनेजमेंट रादर देन द ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो इसमें जो मेन लाइन थी वो यही थी कि जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन और टेक्निकल के मुकाबले। नेक्स्ट है हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट जो हमको इनको ऑर्डर्स मिलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, ये उसी पे वर्क करते हैं, और ये बेसिकली चेन होते हैं बिटवीन जूनियर लेवल एंड टॉप लेवल। जो जूनियर लेवल से, जो टॉप लेवल से ऑर्डर्स आते हैं, ये उनको जूनियर लेवल तक पास करते हैं। और जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उसमें ह्यूमन स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रैदर देन द कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जूनियर लेवल मैनेजमेंट है जो आपका, इसमें हमारे आ जाते हैं सुपरवाइज़र्स, जो कि वर्कर्स पे ध्यान रखते हैं। ये डायरेक्टली हमारे लो लेवल के वर्कर्स होते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही इनका टचअप रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट से इनका डायरेक्ट टचअप नहीं होता है। ये एक प्रोसेस ऑफ चेन है, उसी के हिसाब से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में चलना होता है। जूनियर लेवल मैनेजमेंट के जो सुपरवाइज़र्स होते हैं उनका काम होता है लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं उनका काम देखना, संभालना, और टेक्निकल जो काम है उनको देखना है। यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जूनियर लेवल मैनेजमेंट, उसमें टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है रादर देन द ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ऑल थ्री लेवल्स प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। तीनों के तीनों लेवल्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस अपने आप में डिफरेंस है क्योंकि इनकी अथॉरिटी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, वर्किंग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये नाम जो होते हैं ना, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हमको दिए थे हेनरी फयल ने, ठीक है। हेनरी फयल ने 14 टाइप्स के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किए थे, और जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डिवीज़न, सबऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, इनिशिएटिव एंड एस्प्राइट डी कॉप्स, ठीक है। टोटल 14 आपके मैनेजमेंट के वो हैं प्रिंसिपल्स हैं, और इनका कोई डेफिनेशन इतना हार्ड नहीं है। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आपको ये मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स याद होना चाहिए। और अब क्योंकि हम लोग हाई लेवल स्कूल में हैं, हम लोग मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो ये सब याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, ठीक है। तो इसलिए आपको ये, मुझे जितना गारंटी है कि जो मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, कम से कम 70% स्टूडेंट्स को ये 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए अगर उन्होंने पढ़ाई करी है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी कर लो। 14 आपको ये 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। सबका मैं एक बार धीरे धीरे आपको मतलब समझा देता हूँ। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कि इट प्रमोट्स मोर स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर जॉब लीडिंग टू मोर एफिशिएंसी, यानी कि अगर आप काम को हर व्यक्ति को बांट देंगे अच्छे से उसकी स्किल्स के मुताबिक तो उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप किसी काम को
किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वो अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है, तो वो अपने काम को और ज़्यादा जिम्मेदारी से और ज़्यादा अच्छे से करता है। डिसिप्लिन, हर काम जो है डिसिप्लिन से होना चाहिए। बाय दिस फॉयल मीन्ट ओबीडियंस, एप्लीकेंट एनर्जी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी काम है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली अच्छे तरीके से होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो कमांड है वो यूनिटी होनी चाहिए हर तरफ से। ये नहीं कि कोई किसी काम में कुछ ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी काम में कुछ ऑर्डर दे रहा है। एक काम का एक ही अथॉरिटी पर्सन होगा और उसी के कमांड पे वो काम होगा और कोई उसके लिए कमांड नहीं देगा। यूनिटी ऑफ डिवीज़न, जो डिवीज़न है वो अकॉर्डिंग टू फाइल देयर शुड बी ओनली वन हेड एंड ओनली वन पर्सन प्लान, यानी कि जो यूनिटी ऑफ डिवीज़न का मतलब है कि जो अगर आप काम का डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें भी एक यूनिटी, एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही काम के लिए 5-5 मैनेजर्स को अपॉइंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम के लिए एक ही मैनेजर होगा, एक ही सबऑर्डिनेट होगा, तो ताकि वो लोग अच्छे से काम को कर सकें और ज़रूरत के हिसाब से कर सकें। नेक्स्ट है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो इंटरेस्ट कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है ना वो हर व्यक्ति के सामने सबसे पहले आना चाहिए, उनके पर्सनल इंटरेस्ट से बढ़कर। ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करे तो वो सोचे मेरा प्रॉफिट पहले हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे चल के अपना अचीव कर पाएगा गोल जब ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स पहले ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम को सोचें, ना कि अपने बारे में सोचें। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। देखो, रेम्यूनरेशन से सिंपल सी बात है कि रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी या जो रेम्यूनरेशन कमीशन जो भी लोगों का बनता है उन्हें टाइमली मिलना चाहिए और अच्छे से मिलना चाहिए और उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिलना चाहिए, ताकि अब कल को कोई एम्प्लॉय 300 दिन काम कर रहा है, आप उसको 6-6 महीना सैलरी ना दो तो आपकी कंपनी को कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन टाइमली मिलना चाहिए, एफिशिएंटली मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन फॉर ओवरऑल कंट्रोल देयर शुड बी वन सेंट्रल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब सारे आपने डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, सब कुछ संभाल दिया, सब कुछ काम को संभाल लिया अच्छे से, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए हर काम को अपॉइंट करने का कि हाँ इस काम को कर लिया, इस काम को कर लिया, इस काम को कर लिया, इसको सबको देखने वाला 5 कामों को देखने वाला एक सेंटर पॉइंट, एक मैनेजर होना चाहिए, ताकि वो उस काम को चेक करे और फिर आगे की अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सके। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें क्या है कि एक चेन बनी होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चेन बनी होती है, ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये होता है मिडिल लेवल, ये है जूनियर लेवल। अब मान लो जूनियर लेवल को कोई इशू हो गया, ठीक है, कोई इशू हो गया तो ये जाके इशू को मिडिल लेवल को बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जाके सीधा टॉप लेवल के लोगों से बात करने लग जाए या तो फिर सीधा ऑनर से जाके बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक चैन हो चलती है, उस चैन के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा, तभी जो डिसिप्लिन के साथ काम चलेगा और आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सकेगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि जो कि हमारे वर्कर्स हैं, जो कि पीपल्स सही टाइम पे सही जगह पे और सही मटेरियल के साथ अप्लाई होने चाहिए, ताकि टाइमली काम हो, एफिशिएंटली काम हो, किसी भी रिसोर्सेज का लॉस ना हो। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये है कि एक ऑर्डर में काम होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी ब्रिंग्स फोर्थ लॉयल्टी एंड डिविजन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनमें एक इक्विटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है यहाँ पे कि सबको अगर इक्वली माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव ना करा जाए, तो सब लोग अपना मन लगा के ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ। स्टेबल वर्कफोर्स प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि आप कोई स्टाफ रख रहे हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि अगर आपने फाइनेंस टीम के अंदर 5 स्टाफ रखा तो वो पाँचों कम से कम लंबे समय तक काम करे, अच्छे से काम करे। ये नहीं कि किसी ने 6 मंथ्स काम किया और आज वो जॉब छोड़ के जा रहा है। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का काम बिगड़ता है। और इससे वैसे कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं क्यों छोड़ रहा है, किस लिए छोड़ रहा है, बट फिर भी हमको ऐसा स्टाफ हायर करना चाहिए जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो ख़राब ना हो और काम अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए किसी काम को लेकर के, ताकि लोग आगे बढ़ चढ़कर काम करें। तो इनिशिएटिव का मतलब है इनिशिएटिव शुड बी प्रोमोटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए करना चाहिए, ताकि जब उनको कोई काम दिया जाए तो वो बढ़ चढ़ कर उस काम में भाग ले सकें। नेक्स्ट है एस्प्राइट डी कॉर्प्स। देखो, एस्प्राइट डी कॉर्प्स का सिंपल मतलब है टीम के अंदर एक यूनिटी लाना, एक मोटिवेशन लाना, टीम को बांध करके चलना, उनको मोटिवेट करना, उनकी फीलिंग्स को दिखाना, उनकी स्पिरिट को बढ़ाना, ताकि जो पूरी टीम है पूरे जज्बे के साथ मिल करके काम करे और उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसी से एफिशिएंट काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है,
अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ मैनेजर। देखो, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट के माने जो लेवल्स हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब मैनेजमेंट करता कौन है? एक मैनेजर करता है। तो अब ये मैनेजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो किस्मत अच्छी है, और नहीं आया तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्स पर्पस ही नहीं, आप अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं आपको इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ये बेसिक नॉलेज है जो कि 11 से आपको सिखाया गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर। देखो, अ सक्सेसफुल मैनेजर कैन बी काउंट दैट हाउ ही हैंडल्स हिज टीम, हाउ डज ही मेंटेन द बैलेंस इन हिज टीम एंड हाउ ही मोटिवेट how he get efficient work with the available resources by his team। यानी कि एक मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी टीम से काम लेता है, कैसे उनको मोटिवेट करता है, कैसे कम रिसोर्सेज के साथ अच्छा काम करवा सकता है। ये है एक मैनेजर का रोल। एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर में कुछ सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये एक मैनेजर है, ठीक है। इस मैनेजर के अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, ये 5 लोग काम कर रहे हैं। अब इस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे इन लोगों को यूनिट बना के रखें, इनके आपस में कोई दिक्कत ना हो, ये लोग मिल करके काम करें। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ ये ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये एक मैनेजर का रोल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रोल्स ऑफ मैनेजर के यहाँ पे मैनेजरियल नहीं है, मैनेजर है, ठीक है। तो मैनेजर का यहाँ पे रोल क्या है? 2 तरह के हैं, एक इंटरपर्सनल रोल और एक डिसीजनल रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल क्या है पहले पढ़ते हैं। तो आपका जो इंटरपर्सनल रोल है इसका क्या मतलब है? देखो, इन इंटरपर्सनल रोल मैनेजर एक्ट एज फिगर हेड, लीड एंड इंटरेक्ट विद मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द डिपार्टमेंट और आउटसाइड द डिपार्टमेंट। यानी कि जो एक मैनेजर है, ठीक है, उसे एक लीडर की तरह काम करना होता है। उसे बाहर के डिपार्टमेंट के बाहर के और डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। हर चीज़ को एक जो SOP उसे दिया गया है उस SOP के हिसाब से उसे हर चीज़ को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, टीम को अपने साथ कंट्रोल में रखना पड़ता है। द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग हिज टीम थ्रू द रोल ऑफ लीडिंग। मैनेजर हेल्प सबऑर्डिनेट्स टू विजुलाइज द प्लान ऑफ एक्शन। जो मैनेजर है वो अपनी जो टीम है उनको विजुलाइज करते हैं कि उनका प्लान क्या है, उन्हें कैसे वर्क करना है, किस तरीके से कम रिसोर्सेज के साथ भी जो प्लान है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। ये उसका पहला रोल है। सेकंड है रोल है डिसीजनल रोल। इन दिस रोल मैनेजर टेक्स प्रोएक्टिव एक्शंस, सॉर्ट आउट डिफरेंसेस इन ओपिनियन amicably, allocate resources to various departments in optimum way and negotiate implementation of new projects। इसका मतलब है कि जो मैनेजर है ना उसको कई ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ जाते हैं जो कि प्रोएक्टिव होते हैं, जो कि उस पर निर्भर होते हैं और उसे आगे चल कर के आगे के मैनेजमेंट वालों को उस डिसीजन को समझाना पड़ता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, इस आदमी ने एक काम किया, उसका काम पूरा होने जा रहा था, लेकिन उसे एक है ना इम्पॉर्टेंट वो मिल गया कि नहीं, अगर आज ये काम ना हो, आज हम वो इसमें इस रिसोर्स का एडिशन ना करें या इस एम्प्लॉय का एडिशन ना करें। मान लो कि इसकी टीम में 5 लोग थे, ठीक है, आज उसको रिक्वायरमेंट है 7 पीपल्स की, तो उसे आज ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज मुझे 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, तभी मेरा काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि उसे लेने पड़ते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। और जो मेन फंक्शंस हैं एक मैनेजर के वो कुछ इस प्रकार होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सातों पॉइंट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 11th क्लास से हम लोग कॉमर्स कर रहे हैं। अगर आप लोग फिर भी कोई डाउट्स हैं, कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे की क्लास में इनके बारे में भी अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये खुद भी एक वाइडर सब्जेक्ट है। पाँचों के पाँचों पॉइंट्स, तो ये पाँचों पॉइंट्स हैं जो कि उसके वर्क्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के हैं? देखिए, हिक्स, ये नाम जो होते हैं ना इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। हिक्स ने डिटरमाइन किया था कि हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्स्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हम ये सब पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं MCOM सेकेंड ईयर वालों के भी और भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं 11, 12, BCom, उन सब के सब्जेक्ट्स में ये वाला सब्जेक्ट बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और इसमें काफ़ियों को इश्यू होता है। अब आपके पास आंसर्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, बस समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर
वेयर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफाइंड और डिस्क्राइब बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका नाम पढ़ो फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब ही हो गया डिसिप्लिन वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी अथॉरिटीज़, सारे वर्क्स और टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए गए हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। जिस आदमी को जो काम मिला है उसे वही काम करना पड़ेगा, उस काम में कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। द बेसिक फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। फर्स्ट, इट्स अ प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड रिलेशनशिप्स। ये प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर है और पहले से डिफाइन कर दिया गया है, इसमें कोई भी तरह का अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। पहले से मैनेजमेंट ने बता दिया किसका क्या रिलेशन रहेगा, किसका क्या अथॉरिटी रहेगा। इट्स बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ये बेस, इसकी जो अथॉरिटी है बेस होती है लेबर्स पे और स्पेशलाइजेशन पे। इस स्ट्रक्चर इज प्री डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट पहले से ही इसके जो स्ट्रक्चर है उसे डिटरमाइन कर लेता है और उसके हिसाब से फैसला लेता है। नेक्स्ट है, इट डजेंट कंसिडर द इमोशनल एस्पेक्ट। इसमें किसी भी तरीके का इमोशनल एस्पेक्ट नहीं लिया जाता। इमोशनल एस्पेक्ट का मतलब है इमोशनली होकर फैसला नहीं लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड नॉट ऑन प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन बट ऑन पर्सनल एटीट्यूड्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यानी कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं। अब उनका आपस में बातचीत से या किसी भी तरीके से रिलेशन जो है आपस में अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है। तो जिस तरीके का भी रिलेशन होता है इसे कहते हैं एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लोगों का रिलेशन बनता है तो अपने खुद की एस्पेक्ट से, खुद की लाइक और डिसलाइक से, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता है। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हाथ नहीं होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं, इट अराइजेस स्पॉन्टेनियसली, यानी ये अपने आप उत्पन्न होता है, इस पर किसी का प्रीडिटर्मिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, इट्स फॉर्मेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है, किसी का मन है किसी से बात करने का, करेगा, नहीं है तो नहीं है, आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप। ये ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि कौन, ये जो ह्यूमंस अपने आप से जो रिलेशन बनाते हैं ना उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है, इट्स मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री, इट्स बेस्ड ऑन कॉमन ट्रेस। ये वॉलेंट्री एक्शन है, इस पर आप किसी पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये कभी भी किसी के साथ भी रिलेशन बन सकता है, कोई किसी का दोस्त बन सकता है, कोई किसी का दुश्मन बन सकता है, कुछ भी। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा यूनिट 1 था वो यूनिट 1 हमारे यहीं कंप्लीट होता है। एंड जो आपका और चैप्टर्स का वीडियोस होगा वो भी ऐसे ही टाइमली आता रहेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई बट मैं चाह रहा था कि एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो और कोई इशू ना हो। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड रीड इट। और इसे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ये पिंड है इसका पीडीएफ। और आगे के लिए हम लोग बेस्ट ऑफ लक गाइस, बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स, क्योंकि अब कोविड मुझे नहीं लगता आने वाला है, तो एग्ज़ाम्स के लिए जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर दो।